Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 16 जून के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक है और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक है, सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वहां पर एक बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर हेल्थ केयर सप्लाई चेन। उस पोर्टल का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, आरोग्य सेतु, आरोग्य किशन, आरोग्य मित्र, आरोग्य पथ या फिर आरोग्य जन। तो चलिए इसका आंसर इज डी, आरोग्य पथ। ये जो पोर्टल है ये हमारी केंद्रीय सरकार ने 12 जून 2020 को लॉन्च किया है, जिसके तहत जो हमारे बॉटलनेक्स है सप्लाई चेन में, हेल्थ केयर सप्लाई चेन में, उसे एड्रेस किया जाएगा। जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं उनको कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो काफ़ी दूर दूर जाकर कोई भी क्रिटिकल मेडिसिन हो या हेल्थ केयर आइटम हो उसे ले नहीं पा रहे अलग अलग शॉप्स वगैरह पे जाके, जिसके कारण ये पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें कम परेशानी हो और डायरेक्टली इस पोर्टल में उन्हें मिल जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, कितनी मात्राओं में। बहुत बार ये जो मेडिसिन वगैरह हैं ये अपलोड नहीं होती है या फिर इनका सही डेटा अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण बोथ कस्टमर्स, सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो इसे लॉन्च होने के बाद इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, ताकि ये जो बॉटलनेक्स है जैसे कि लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, इनमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो सेंट्रल रेलवेज है उन्होंने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट लॉन्च किया है। उस रोबोट का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, कैप्टन अर्जुन, कैप्टन भीमा, कैप्टन लक्ष्मण, कैप्टन राम या फिर कैप्टन द्रोणा। तो चलिए उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन, जो सेंट्रल रेलवेज के पुणे डिवीजन ने लॉन्च किया है, वहां की आरपीएफ टीम ने लॉन्च किया है, जो पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग करेगी फॉर कोविड-19। मैं आपको बताती हूँ कि बहुत जगह अगर आप एयरपोर्ट्स वगैरह से आएंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ लोग बैठे रहते हैं, जो वहाँ जो आते जाते पैसेंजर्स हैं उनके थर्मल स्क्रीनिंग से टेम्परेचर चेक करते हैं उनके बॉडी वगैरह का। तो इससे जो चेक कर रहे थे उन बहुत जगह ऐसे इंस्टेंसेस पाए गए कि वो लोग कोविड-19 से बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होने लगे। सो इसीलिए बहुत ही इनोवेटिव तरीका निकाला है सेंट्रल रेलवेज में, जिसमें इससे इन्फेक्शन का डर एकदम कम हो जाएगा। और ये जो रोबोट है जिसका नाम है अर्जुन, वो पुणे जो स्टेशन पे रहेगा और वहां पर जितने भी पैसेंजर्स या यात्री आ जा रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और किसी भी यात्री का नॉर्मल रेंज से टेम्परेचर बाहर गया तो वहां पर उसमें एक इनबिल्ट सायरन है जो कि बजने लगेगा, और वहां पे आसपास जो अधिकारी है या हेल्थ वर्कर्स है उन्हें पता चल जाएगा कि उस यात्री का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। सो ये बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है और इससे जो कोरोना वायरस के संक्रमण को वहीं एट दी स्पॉट कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है बाय रनिंग डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन ऑन ओएचई इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी इन विच जोन। 5 ऑप्शन है हमारे पास, सदर्न रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज, ईस्टर्न रेलवेज, सेंट्रल रेलवेज या फिर वेस्टर्न रेलवेज। तो चलिए इसका आंसर इज वेस्टर्न रेलवेज। हाल ही में जो भारतीय रेलवे है उन्होंने एक नया बेंचमार्क वर्ल्ड वाइड क्रिएट किया है बाय रनिंग डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन दी हाई राइज ओएचई टेरिटरी, जो दुनिया में पहला ऐसा यानी कि वन ऑफ अ काइंड है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बाय द इंडियन रेलवेज। ये जो जर्नी उन्होंने चालू की थी वो 10 जून को शुरुआत हुई थी फ्रॉम 2 स्टेशन, दैट इज पालनपुर एंड बोटर, जो कि है दोनों गुजरात में, जिससे ये ट्रेन के रन होने से जो भारत का जो मिशन है ग्रीन इंडिया का वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज कम टाइम में यानी कि विद इन लिमिटेड टाइम्स ये जो ट्रेन है वो मैक्सिमम
कार्गो बोलिए या फूड आइटम्स बोलिए, सब कैरी कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे बहुत ज़्यादा फ्यूल की बचत हो सकती है, टाइम की बचत हो सकती है, और हमारे रिसोर्सेज वो मैक्सिमम यूटिलाइजेस किए जा सकते हैं। और इससे अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ये उनका जो ऐसे ही अगर वो डबल स्टैक ट्रेन्स या कंटेनर ट्रेन्स चलती रही, तो जिससे हमारे स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी, नए नए इनोवेशंस आएंगे इन द फील्ड ऑफ स्पीड एंड फ्रेट ऑपरेशंस। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल ने कहा कि ड्यू टू लॉकडाउन रेलवे इसका जो ये ट्रांसपोर्टेशन है इसमें कहीं ज़्यादा तकलीफ हुई थी, मतलब कहीं ज़्यादा ये डाउन हो गया था, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि विथ दीज न्यू इनोवेटिव थिंग्स ये और आगे बढ़ जाएगा और लास्ट ईयर से ज़्यादा इस साल ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंट्री को एक्सिम बैंक ने हाल ही में $216 मिलियन का क्रेडिट लाइन एक्सटेंड किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए लेसोथो, बी माली, सी मालवी, डी कोसोवो या फिर ई बोत्सवाना। तो चलिए इसका आंसर है सी मालवी। ये एक साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। और इसे हाल ही में एक्सिम बैंक ने 5वीं बार, यानी कि अपना जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो 5वीं बार एक्सटेंड किया है, और इस बार के जो उनको वैल्यू है वो है 215.68 मिलियन US डॉलर्स। और पिछले 4 की माने यानी पिछले 4 LOCs की जो वैल्यू थी वो थी $180 मिलियन, 180 मिलियन US डॉलर्स का, और कुल मिलाकर अब इसकी वैल्यू हो गई है 395.68 मिलियन US डॉलर्स। भारत का एक प्रोजेक्ट यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फोकस अफ्रीका, जिसके तहत भारत अफ्रीकन कंट्रीज को ये जो LOCs वगैरह है ये प्रोवाइड करवाती है बाय दी डिफरेंट बैंक्स, ताकि वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ हो या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कुछ कुछ डेवलपमेंट आ सके, चाहे वो इरिगेशन में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, ये सारी चीज़ों में वो डेवलपमेंट ला सके, जिसके कारण फ्रॉम टाइम टू टाइम LOC एक्सटेंड करवाई जाती है फ्रॉम इंडिया। तो इस बार मौलवी को उन्होंने 5वीं LOC एक्सटेंड की है, जिसकी वैल्यू है 215.68 मिलियन US डॉलर्स, और कुल मिलाकर फ्रॉम 2007 से अब तक टोटल उनकी वैल्यूएशन हो गई है 395.68 मिलियन डॉलर्स। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं कौन से साल में उन्होंने कौन कौन सी LOCs एक्सटेंड की है। 2007-8 में उनकी वैल्यू थी $30 मिलियन। 2010 और 11 में उन्होंने एक्सटेंड किया है $50 मिलियन। 2011-12 में उन्होंने किया 76.50 मिलियन US डॉलर्स, और 2015-16 में जो वैल्यू थी वो थी 23.50 मिलियन US डॉलर्स। तो अब तक जो उन्होंने LOC एक्सटेंड की है उसकी टोटल वैल्यूएशन है 180, और इस बार ऑलमोस्ट उतने ही अमाउंट का उन्होंने LOC एक्सटेंड किया है टू मौलवी। तो चलिए बात करते हैं मौलवी के कैपिटल के बारे में। मौलवी का जो कैपिटल है वो है लिलोंगवे, और वहां पर जो करेंसी चलती है वो है मौलवीन पोचा। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसमें फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने हाथ मिलाया है टू फाइट अगेंस्ट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। 5 ऑप्शन है हमारे पास। प्रोजेक्ट कॉम्बैट, प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, प्रोजेक्ट एक्शन, प्रोजेक्ट कम्युनिकेट या फिर प्रोजेक्ट शील्ड। तो चलिए इसका आंसर इज बी, प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। यस, फेसबुक ने ज्वाइन किया है हैंड्स विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर 15 कंट्रीज, 15 देशों ने मिलकर फॉर्म किया है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट, जिसका मेन पर्पस यही है कि जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ बढ़ते क्राइम्स, यानी कि चिल्ड्रन के खिलाफ जो सेक्सुअल अब्यूज का क्राइम है उसको वहीं पर रोका जा सके। टेक्नोलॉजी कोलिएशन ने अपने इस साल जो उनकी जो कमिटमेंट है उसे रिन्यू किया है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये अब 15 साल के लिए वो लोग सब मिलकर एक साथ काम करेंगे फॉर द नेक्स्ट 15 years फॉर प्रोटेक्शन ऑफ किड्स ऑनलाइन एंड गाइड इट्स वर्क। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं वो लोग 5
कौन कौन से एरियाज पर काम करेंगे। पहला एरिया है टेक इनोवेशन, दूसरा है कलेक्टिव एक्शन, तीसरा है इंडिपेंडेंट रिसर्च, चौथा है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग और पांचवा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब कुछ ग्लोबल हो गया है, सब कुछ डिजिटल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं। उनके डेटाज अवेलेबल होते हैं इन दिस वेरियस वेबसाइट्स, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो या माइक्रोसॉफ्ट हो। तो इन सब टेक कंपनीज ने मिलकर ये नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे हैं वो शिकार हो रहे हैं ऑफ ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। बहुत सारे प्रेपरेटर्स मौका खोजते हैं और ये बच्चे जो अपनी कुछ डेटा अपलोड करते हैं इन द मीन्स ऑफ फोटोज़ वगैरह, वो चाहे तो वो एडल्ट वेबसाइट्स पर डाल देते हैं या उसे मॉफ कर देते हैं, और इन कई जगह तो इन बच्चों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। सो इन सब से बचने के लिए और इसके प्रकोप को यहीं रोकने के लिए ये सारी कंपनीज ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। भारत कौन से रैंक में है इन द नेचर इंडेक्स 2020, जो कि एक इंडेक्स है ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। 5 ऑप्शन है हमारे पास, A 12, B 23, C 34, D 43 या फिर E 51। चलिए इसका आंसर इज A 12। ग्लोबली भारत 12वें नंबर पर है इन द नेचर इंडेक्स रैंकिंग 2020। तो ये जो उनका नेचर इंडेक्स 2020 का रैंकिंग है, वैसे तो ये मंथली अपडेट किया जाता है, लेकिन वो अपनी एनुअल रैंकिंग्स भी निकालते हैं, जिसके तहत वो हाई क्वालिटी के जो रिसर्च आर्टिकल्स है जो अलग अलग साइंस वेबसाइट्स पे या जर्नल्स में पब्लिश किए जाते हैं, उस हिसाब से वो लोग अपनी रैंकिंग्स देते हैं टू द वेरियस कंट्रीज। तो इस साल की उनकी रैंकिंग के हिसाब से भारत है 12वें नंबर पर इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट। तो चलिए अब पहले 5 नंबर से कौन कौन से कंट्री से बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर है अमेरिका। नो वंडर, दुनिया के लगभग सारे इनोवेशंस यानी कि 90% ऑफ इनोवेशंस पूरी दुनिया के होते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है जर्मनी, चौथे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम और 5वें नंबर पर है जापान। तो अब बात करते हैं उन्होंने कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स को लिया है फ्रॉम इंडिया ग्लोबली। 2 ही इंस्टीट्यूट्स आए हैं फ्रॉम इंडिया। पहले नंबर पर है CSIR, जो विच इज़ अ ग्रुप ऑफ 39 इंस्टीट्यूशंस, जो कि 160वें नंबर पर है। और दूसरा है IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विच इज़ इन बैंगलोर, जो 184th नंबर पर है। तो उनके जो रैंकिंग का क्राइटेरिया है, एक बार वो हम जान लेते हैं नेचर रिसर्च का। कुछ सेक्टर्स में वो लोग देखते हैं जैसे कि एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट, इन सेक्टर्स में वो लोग रैंकिंग देते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में मेनली वो देखते हैं जैसे कि केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। और उनका जो जर्नल ग्रुप है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे कि दैट इज नेचर एंड साइंस। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कॉलेज को पहला रैंक मिला है इन दी NIRF फार्मेसी कॉलेजेस रैंकिंग 2020? 5 ऑप्शन से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जामिया हमदर्द दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी, नाइपर मोहाली, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़ या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। चलिए इसका आंसर इज जामिया हमदर्द, जो कि दिल्ली में है, वो पहले नंबर पर है। अब हम लोग इस NIRF रैंकिंग्स के बारे में जानते हैं। जो हमारी HRD मिनिस्ट्री है, उन्होंने 11 जून को ये डेटा रिलीज किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने जो इंस्टीट्यूट्स है उनको रैंक किया है फॉर द ईयर 2020। तो अब हम इस रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारी HRD मिनिस्ट्री है वो एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रखी है उन्होंने, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसके तहत भारत में जितनी भी इंस्टीट्यूट्स है जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, उनको सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर ये जो हमारी मंत्रालय है उन्हें जज करते हैं और ये रैंकिंग्स रिलीज करते हैं एवरी ईयर। तो इस साल कौन से पहले 3 पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स है, एक बार हम जान लेते हैं। पहले नंबर पर है जामिया हमदर्द इन दिल्ली, दूसरे में है पंजाब यूनिवर्सिटी और तीसरा है नाइपर, जो है मोहाली में।
तो अब उनके पैरामीटर्स क्या क्या है एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं। तो उनके पैरामीटर्स है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट एंड आईपीआर, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शंस। तो ये उनके पैरामीटर्स थे फॉर NIRF रैंकिंग 2020। उसके बेसिस में उन्होंने ये 3 यूनिवर्सिटी जो टॉप 3 में है इन्हें सिलेक्ट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ UTI म्यूचुअल फंड? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए रितेश अग्रवाल, बी समीर निगम, सी संग्राम सिंह, डी प्रवीण जाधव या फिर ई इम्तियाजुर रहमान। तो चलिए इसका आंसर इज ई इम्तियाजुर रहमान। आपको बता देती हूँ मैं कि इम्तियाजुर रहमान UTI ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है सिंस द ईयर 1998 और जो उनका AMC डिवीजन है यानी कि UTI AMC उनके साथ वो एसोसिएटेड है सिंस द ईयर 2003। इम्तियाजुर रहमान की अपॉइंटमेंट हुई थी एज द एक्टिंग CEO 2 साल पहले, यानी कि जब लियो पुरी ने अपना 5 साल का टर्म खत्म किया था एज द CEO इन अगस्त 2018, तब इम्तियाजुर रहमान को अपॉइंट किया गया था एज द एक्टिंग CEO। अब हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड का जो बोर्ड है उन्होंने कंफर्म की है उनकी अपॉइंटमेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द UTI AMC। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड विंड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 12 जून, बी 13 जून, सी 14 जून, डी 15 जून या फिर ई 16 जून। तो चलिए इसका आंसर इस डी 15 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे या फिर ग्लोबल विंड डे जिसे कहा जाता है। ये इसीलिए मनाया जाता है कि विंड एनर्जी है जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए और उसकी कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको कम से कम हानि हो सके और हम विंड एनर्जी की हेल्प से पूरी दुनिया को कैसे चेंज करें। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ये इसे विंड मिल कहा जाता है। ये विंड एनर्जी का यूज करती है, मतलब जो विंड चारों तरफ रहती है जानती है उनका यूज करके ये बहुत जगह काम में आती है। तो इसे यूज किया जाता है जगह जगह। तो उस विंड एनर्जी को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं, क्या क्या नई तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, सिर्फ इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज जो निकल गए हैं जून में अब तक। तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे एंड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे एंड तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशंस डे। 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसी दिन भारत में जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक बाल श्रमिक है उनको पढ़ाने के लिए एक योजना भी लॉन्च की है। और 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। किस दिन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 10 जून, बी 12 जून, सी 15 जून, डी 16 जून या फिर ई 5 जून। तो चलिए इसका आंसर इज सी 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ये WHO ने और इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज इन्होंने मिलकर दोनों ने ये दिन मनाया था एट द यूनाइटेड नेशंस। 15 जून को हर साल ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। उनका जो 2020 का थीम है दैट इज लिफ्टिंग अप वॉइसेस। तो चलिए एक बार इनके गोल क्या इनका गोल है उस बारे में बात कर लेते हैं। इनका प्रिंसिपल और मेन गोल यही है कि इस दिन यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के बारे में लोगों को जागरूक कराया जाए और ऐसी कम्युनिटी हमारी जो कम्युनिटी है उनको नॉलेज वगैरह प्रोवाइड कराया जाए और ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आए ताकि
उनको पता चल सके कि वो एक्चुअली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या उनके आजू बाजू कुछ एल्डर्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके घर वाले, तो उस बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, जो अब्यूज़ होता है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल, मेंटल, बहुत तरह के अब्यूज़ होते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे एल्डर्स हैं जो नहीं जानते कि वो एक्चुअली अब्यूज़ हो रहे हैं, तो उनके लिए ये दिन मनाया जाता है ताकि एक ऐसी कम्युनिटी हम सेटअप कर सके, वहाँ पे उनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वगैरह दे सके कि इस टाइप के अब्यूजेस भी होते हैं और उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठा सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 11वीं क्वेश्चन, नेशनल नेचर फोटोग्राफी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 11 जून, बी 12 जून, सी 13 जून, डी 14 जून या फिर ई 15 जून। तो चलिए इसका आंसर इस 15 जून को नेशनल नेचर फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, काफ़ी यूनिक है। बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं जिन्हें नेचर वगैरह में इंटरेस्ट है, वो बहुत बहुत आप देखेंगे इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए वेट करते हैं, घंटों वेट करते हैं कि एग्जैक्टली वो एक परफेक्ट मोमेंट हो जिसको वो कैप्चर कर सके और पूरी दुनिया को दिखा सके कि हमारा जो नेचर है वो कितना ब्यूटीफुल है और उसमें ही इतने सारे कलर्स वगैरह हैं, उसमें ही कितना कुछ हमें सीखने को मिल सकता है, कितना सीरीन है हमारा नेचर। वो एक्सपीरियंस जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दुनिया के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए सचिन चतुर्वेदी, बी अनबागजन, सी ए वैद्यनाथन, डी वसंत राय जी या फिर ई प्रीतम सिंह। तो चलिए इसका आंसर इज डी वसंत राय जी। हाल ही में उनका निधन हो गया था एट द एज ऑफ 100। वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं और उन्होंने बॉम्बे के लिए भी खेला था फॉर दी रणजी ट्रॉफी एज एन ओपनर। उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 9 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले थे जिसमें उन्होंने टोटल में 277 रन स्कोर किए थे और उनका एवरेज था 23.08। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मर हॉकी कोच श्रीधर शेनॉय का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी गुजरात, डी केरला या फिर ई पंजाब। तो चलिए उसका आंसर है डी केरला। केरला को बिलोंग करते थे वो। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है घर घर निगरानी, जिसके तहत वो कोविड-19 के संक्रमण को कंट्रोल करने में उन्हें काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए अब श्रीधर शेनॉय के बारे में बात कर लेते हैं। 14 जून को उनका निधन हो गया था एट द एज ऑफ 72। वो केरला को बिलोंग करते थे और उनके बेहतरीन गेम्स के लिए, मतलब उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए और उन्होंने जिस हिसाब से हॉकी में लोगों को ट्रेन किया था उसके लिए उन्हें निकनेम मिला था द्रोणाचार्य ऑफ केरला हॉकी। अगर आप नहीं जानते द्रोणाचार्य के बारे में तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने महाभारत देखी है या पढ़ी है तो उसमें द्रोणाचार्य थे, वो कुल गुरु थे। He was the teacher of both Pandavas and the Kauravas। और ऐसा कहा जाता था कि द्रोणाचार्य को सिर्फ द्रोणाचार्य हरा सकते थे। उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ हॉकी, जो काफी सारी जनरेशंस तक उनकी लेगेसी पास ऑन होती रहेगी और काम आती रहेगी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे लगभग सभी सब्जेक्ट्स के। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बैंकिंग, एसएससीज, रेलवेज, पैरा 13.2, जैब, कैब, इन सब से रिलेटेड और बाकी सब सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जाम्स में काम आते हैं उन सब के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्लीज आप इसे चेकआउट कीजिए और वहाँ पर आप उसे परचेज करके एक्सेस कर सकते हैं 24/7। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे।